दोस्तों स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम एक प्रश्न पत्र को यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, पीजीटी हिंदी का ये प्रश्न पत्र है 2016 का। एचपीपीएससी द्वारा ये आयोजित की गई थी परीक्षा, तो इसको हम आज हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 100 प्रश्न पूछे जाते थे तब दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स भी 100 हैं और प्रश्न भी 100 हैं। 2 घंटे का टाइम था पेपर करने का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे और जीके वाली सेक्शन भी है। 20 प्रश्न जीके से भी पूछे जाते थे। ठीक है, तो जीके को भी हम देख लेंगे, क्योंकि जीके शायद आपसे पूछे जाएंगे जब वर्तमान की अगर बात की जाए। ठीक है, जो 2024 में आपका पेपर होगा तो जीके पूछे जाएंगे आपके प्री में। ठीक है, जो प्री एग्जाम होगा आपका, जनरल पेपर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछे जाएंगे, तो जीके को भी कर लेते हैं और जल्दी जल्दी हम यहाँ पे प्रश्नों को करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से अपनी शुरुआत करते हैं दोस्तों। हिंदी का है ये पेपर, पीजीटी हिंदी 2016 का पेपर है ये। ठीक है, इसको हल करते हैं दोस्तों हम, और सब प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि 100 प्रश्न बहुत होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 घंटे का टाइम इसको करने का है। ठीक है, तो 1 घंटा तो हमें बोलते भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके अपना खुद का मूल्यांकन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप खुद का मूल्यांकन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, और आप अपना माइंड सेटअप भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य से ही प्रश्न बन रहे हैं पहले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, किसकी काव्य पंक्तियां? बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां दोस्तों, बहुत बार पूछी गई हुई हैं पहले भी। ठीक है, और ये पूछी जा भी रही है और रिपीट भी हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, पद्माकर, बिहारी, घनानंद या रसखान। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी पंक्तियां होगी दोस्तों? बिहारी जी की ये पंक्तियां हैं। चलिए अगला देखिए, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगरू, कोरबी, मेरठी या पैसाची? ठीक है, तो खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता। और कौरवी किसने कहा था दोस्तों खड़ी बोली को? राहुल सांकृत्यायन ने। बांगरू किसको कहा जाता है दोस्तों? हरियाणवी को। ठीक है, पैसाची से दोस्तों पंजाबी और लहंदा बोलियां निकली हुई हैं। ठीक है, मेरठी, मेरठ के आसपास जो बोली बोली जाती है उनको मेरठी भी कहा जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह जो थे ये किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे, आपसे पूछा गया है। हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, किस तरह से इस प्रश्न को आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, हिंदुस्तानी या उर्दू मिश्रित हिंदी के जो पक्षधर थे ये राजा श्री प्रसाद प्रसाद सितारे हिंद थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह कब हुए? लक्ष्मण सिंह यानी कि रामायण वाले लक्ष्मण की आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। ठीक है, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह से। ठीक है, कि वो किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे, प्रश्न बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो मैं वही याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्मण जहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो लक्ष्मण कब हुए हैं? त्रेता युग में लक्ष्मण जी हुए हैं। ठीक है, तो उस समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? वहां उस समय बोली जाती थी दोस्तों संस्कृत। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, जब आपको राजा लक्ष्मण सिंह आ जाए तो आप संस्कृतनिष्ठ हिंदी कर दीजिएगा, या तत्सम प्रधान हिंदी भी आपसे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो तत्सम या संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और उर्दू मिश्रित हिंदी या हिंदुस्तानी के पक्षधर थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, प्रश्न यहां से 2 तरह के बनते हैं और हर बार बनते हैं, तो दोस्तों ध्यान देना इसके संबंध में। अगला देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मम्मट, खेमेंद्र, भोजराज या आनंदवर्धन। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे दोस्तों? आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है ध्वन्यालोक, ठीक है, जिसके आधार पर इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, स्थायी औचित्य के भेद उन्होंने स्वीकार किए हैं। ठीक है, मम्मट काव्य प्रकाश के रचयिता। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों? ठीक है, प्रतिभा जो ये एक भेद है काव्य रचना के अंतर्गत किस उसमें रखा जाएगा इसको? ठीक है, काव्य लक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन या काव्य आत्मा के अंतर्गत रखा जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों प्रतिभा को हम रखेंगे काव्य हेतु के अंतर्गत। दूसरा विकल्प सही है आपका। अगला देखिए, काव्य शास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा दोस्तों। ठीक है, बामन, अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन। ठीक है, चार ये विकल्प आप देख लीजिए, चार ये आपको विकल्प दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा बामन, उसके बाद आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट। ठीक है, ये काल क्रम अनुसार इनका सही वर्गीकरण है। ठीक है, अगला देखिए, रस में साधारणीकरण के व्याख्याता कौन है दोस्तों। ठीक है, साधारणीकरण के व्याख्याता कौन है, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त। ठीक है, तो रस में दोस्तों साधारणीकरण जो सिद्धांत था इसके प्रतिपादक भी आप कह सकते हैं, ये भट्टनायक थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने प्रवर्तन किया था साधारणीकरण का। अगला देखिए, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है दोस्तों। यहाँ पे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न बन गया है। ठीक है, उदात्त तत्व आपने पढ़े होंगे, प्लेटो, अरस्तु, लोंजायंस या क्रोचे। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है दोस्तों, लोंजायंस का। ठीक है, अगला देखिए, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था, कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ या रिचर्ड। ठीक है, तो किसने दिया था दोस्तों निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया था, टीएस इलियट। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ सबसे पहले किसने लिखा, ये चार विकल्पों में आपने ढूंढना था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप गारसदासी पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं उनको ही आपने कालक्रम अनुसार देखना था और सबसे पहले जो रचना थी उसको यहाँ पे सही करना था। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, किन का इतिहास ग्रंथ, तो किसका होगा दोस्तों, शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज। ठीक है, 1883 जिसका प्रकाशन है। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन का द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी भाषा विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, वो इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ था, इनका जॉर्ज ग्रेसन का, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये 1883 में हुआ था दोस्तों, शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो ये पहला दूसरा विकल्प आपका सही था। मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद दोस्तों 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित होते हैं। ठीक है, 1913 में, और 1934 में उसका चौथा भाग प्रकाशित और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में। ठीक है, अगला देखिए, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने माना था दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। अगला देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रश्न रिपीट हुआ बहुत बार और फिर आगे होने की संभावना है। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं ने दोस्तों किसे माना था, विकल्प रखता हूँ, सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी अमीर खुसरो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बी विकल्प सही है आपका, गोरखनाथ को माना था। अगला देखिए, भला हुआ जो मारिया बहेनी महारा कंतु। ठीक है, पंक्तियों के रचनाकार कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा या भट्ट केदार। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों हेमचंद्र जी की। अगला देखिए, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। ठीक है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, श्याम सुंदर दास, राहुल शंकरत्यायन, नगेंद्र और रामनरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी दोस्तों 1917। ठीक है, और रामनरेश त्रिपाठी इसके संग्रहकर्ता हैं। इस इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत भी इसको आप रख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, मिश्र बंधुओं में एक शामिल नहीं होगा, तो कौन नहीं है वो आपको बताना है। गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, केशव बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो कौन से शामिल नहीं है दोस्तों, केशव बिहारी मिश्र। ठीक है, अगला देखिए, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट की सीरीज में मैंने आपको एक एक प्रश्न करवाया हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट की सीरीज को देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में बने भी हैं पहले। ठीक है, तो किसने माना था ईसाइयत की देन, जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधु, गार सदतासी, राहुल सांकृत्यायन। तो विकल्प आपका पहला सही है, जॉर्ज ग्रेसन। अगला देखिए दोस्तों, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है दोस्तों। ठीक है, जन्म काल के अनुसार सूरदास, तुलसीदास, दादू और मीरा। ठीक है,
तो आपका विकल्प दूसरा सही है, सूरदास, तुलसीदास, मीरा और दादू दयाल। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, और ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, मन मेरी सुई, ठीक है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ठीक है, काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? ठीक है, विकल्प है कबीर, नानक, नामदेव या दादू दयाल। ठीक है, तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, ठीक है, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, ये पूरी पंक्तियां हैं। तो ये दोस्तों नामदेव की पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, तो रिपीट होती हैं प्रश्न, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, ठीक है, सूफी काव्य धारा से प्रश्न बन गया है, कासिम शाह की रचना कौन सी है? प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे दोस्तों, तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे ठीक गए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना, हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या मृगावती। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका पहला ही सही है, हंस जवाहिर। अगला देखिए दोस्तों, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों आकाश धर्मा गुरु? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या बल्लभाचार्य को? तो दोस्तों आकाश धर्मा गुरु जो है वो रामानंद जी को कहा जाता है, और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला देखिए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है दोस्तों? ठीक है, निम्बार्काचार्य जी का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो निम्बार्काचार्य जी का जो संबंध है दोस्तों वो द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है, अगला देखिए, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहते अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या रसखान का? दोस्तों यहाँ पे दोस्तों तुलसीदास नहीं देना चाहिए था इनको, इसके संबंध में बहुत बड़ी कहानी है, कभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहीमदास का ही पंक्तियां हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, युक्ति तरंगिणी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है, रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट को देखिए आप। ठीक है, रीतिकाल का जो मॉक टेस्ट हुआ था हमारा, उसको देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प है केशवदास चिंतामणि, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र। ठीक है, तो दोस्तों विकल्प आपका तीसरा सही है, कुलपति मिश्र, जो कि महाकवि बिहारी के भांजे थे। अगला देखिए, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? दोस्तों बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या प्रातः समीरन। ठीक है, तो कौन सी दोस्तों प्यार छंद में प्रेम सरोवर। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रेम प्यार से। ठीक है, तो प्रेम सरोवर ही प्यार छंद में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इनको रिलेट करके कर लीजिएगा। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं या किसे कहा जाता है? चार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, तो HPPSC दोस्तों, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न पूछती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जितना पढ़ोगे उतना कम है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से, वो आपके लिए LT-TET से हो जाए, ठीक है, फिर कमीशन हो जाए, ठीक है, PGD का कमीशन हो जाए, कॉलेज कैडर तक के कमीशन, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक, रामदेव त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ठाकुर, जगमोहन सिंह। तो श्रीधर पाठक को माना है। ठीक है, अगला देखिए, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट या सामंजस्यवादी कवि? तो दोस्तों शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है, प्रश्न बन सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी राष्ट्रवादी कवि कहते, राष्ट्रीय कवि इनको भारत भारती के लिए कहा गया है, और किसने कहा था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने 1936 में। अगला देखिए, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है दोस्तों। ठीक है, प्रकाशन काल के अनुसार या प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों अंशु ग्रंथि यामा बेला। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों चौथा सही है। ठीक है, कौन सा सही है दोस्तों आपका विकल्प? यहाँ पे चौथा नहीं, सॉरी, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प। ठीक है, ग्रंथि, ठीक है, 1920, ठीक है, अंशु 1925, यामा 1940, ठीक है, और बेला 1945। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके विकल्प दूसरा सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए, तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं थे।
दोस्तों यहाँ पे अगर तार सप्तक पूछा गया तो तार सप्तक एक की बात की जा रही है। यहाँ पे तार सप्तक एक का आपको ध्यान देना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही नगे, तार सप्तक के कवियों को किस तरह से याद कर सकते हैं, इससे संबंधित भी वीडियो बनाई गई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तार सप्तक के कवियों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही नगे, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं होंगे क्योंकि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं दोस्तों। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, तार सप्तक का जो संपादन था ये आगे जी ने किया। 4 सप्तक हमें देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, पहले सप्तक में आगे जी की कविताएं भी थी, परंतु दूसरा, तीसरा और चौथे सप्तक में आगे जी की कविताएं नहीं हैं, सिर्फ वो संपादक ही थे। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही नगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मल्यजिया, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों नई कविता नाम जो सर्वप्रथम दिया था एक रेडियो वार्ता में, वो आगे जी ने दिया था। परंतु अगर आपसे इस तरह से प्रश्न बने कि लिखित रूप में नई कविता नाम किसने दिया था, तो जगदीश गुप्त ने दिया था, ये ध्यान देना आपको। चलिए अगला देखिए, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति, ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति, देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और मधुरेश। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न नेट में भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो देवी शंकर अवस्थी, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की का स्थापना वर्ष है। ठीक है, 1800, 1805, 1807 या 1810 ईस्वी। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों, और 1854 तक ये कॉलेज चलता है। ठीक है, कब से कब तक चलता है, 1854 तक ये कॉलेज चलता है दोस्तों। और इसके संबंध में हमें एक जानकारी मिलती है दोस्तों, एक पुस्तक है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, लक्ष्मी सागर बार्शने की पुस्तक है वो। ठीक है, तो कभी पढ़ेंगे इनको भी। ठीक है, जब समय होगा तो हम पढ़ेंगे दोस्तों इन सब चीज़ों को। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था दोस्तों। ठीक है, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था, तो दोस्तों आपका विकल्प थे बनारस, कलकत्ता, आगरा या लखनऊ। ठीक है, प्रजा हितैषी ये जो अखबार था दोस्तों ये आगरा से निकलता था। प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक इत्यादि लगे हुए हैं उनको याद कर लीजिए बहुत आसानी से, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, प्रश्न ये पूछे जाएंगे आपसे, बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ से प्रश्न जो है वो अंदर से बनेंगे, जैसे इस तरह से बना हुआ है कि प्रसाद का कौन सा नाटक है वो राजतरंगिणी पर आधारित है। ठीक है, विशाख, कामना, ठीक है, करुणालय, अजातशत्रु। दोस्तों ये जो कामना नाटक है दोस्तों प्रसाद जी का अन्य उपदेशक नाटक है। ठीक है, करुणालय दोस्तों इसको हिंदी का पहला गीति नाट्य कहा जाता है। ठीक है, विशाख राजतरंगिणी पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, धरती धन्ना आपना। ठीक है, धरती धन्ना आपना उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे या विवेकी राय। ठीक है, तो धरती धन्ना अपना दोस्तों ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है, और ये आप दलित उपन्यास भी इसको कह सकते हैं, प्रगतिवादी उपन्यास भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है दोस्तों, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या हिंदी का दोस्तों। तो रिपोर्टाज जो शब्द है दोस्तों ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आप कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा होने की पूरी संभावना है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, या थे। ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या प्रेमचंद। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे दोस्तों बाबू तोताराम, और कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। दो तरह के प्रश्न बनते हैं, कविता हो तो भारतेंदु लगाइएगा, अगर भाषा हो तो बाबू तोताराम लगाइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, और वार्षिक पारितोषिक। ठीक है, ये जितने भी सम्मान हैं हिंदी में, ठीक है, उन सब पे दोस्तों एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, सबको सम्मानों को मैं यहाँ पे लाऊंगा और एक ही वीडियो में वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी लिख लूंगा मैं क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा कंटेंट कब लेके जाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, आगे महादेवी वर्मा। तो हिंदी में सर्वप्रथम दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों किसको मिलता है, दिनकर को भी मिलता है 1972 में। ठीक है, किसके लिए मिला था दिनकर जी को, उनकी एक रचना है दोस्तों जिसको हम गीति नाट्य भी कह सकते हैं, महाकाव्य भी कई विद्वान कहते हैं, उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1978 में अंग्रेजी को मिलता है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। ठीक है, उनकी ये पुस्तक थी। ठीक है, काव्य संग्रह था। उसके बाद 1882 में दोस्तों मिलता है आपका महादेवी वर्मा को यामा के लिए। उसके बाद 1984, ठीक है, मैं 1800 बोल रहा था, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा, 1900 की बात हो रही है। ठीक है, 1984 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, ये लेखक की संपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए, साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा था। ठीक है, हिंदी में उसके बाद दोस्तों आपका मिलता है 1952 में। ठीक है, 1952 नहीं, सॉरी, 1992 हो जाएगा। ठीक है, 1952 तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 1992 में मिलता है दोस्तों नरेश मेहता को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका मिलता है 1999 में निर्मल वर्मा को। ठीक है, उसके बाद 2005 में कुंवर नारायण को मिलता है। 2009 में फिर दोस्तों आपको पता होगा 2 को मिला श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को। उसके बाद 2013 में दोस्तों केदारनाथ सिंह को, और 2017 में कृष्णा सोबती को। वर्तमान तक अगर हिंदी में बात की जाए तो 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है हिंदी में। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आपके लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिलता है, इनमें कितनी राशि दी जाती है, क्या सुविधाएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, कब तक का मिला है, सर्वप्रथम किस भाषा के लिए मिला था, कौन सी भाषाओं के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ब्याज समान पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है दोस्तों, आनंद मठ, सुहा के नुपुर, दुख मोचन और विषाद मठ। ठीक है, तो आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, यानी कि विषाद मठ के लिए, सॉरी, विषाद मठ जो है बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। अगला देखिए, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, कहानी नई कहानी, देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नाम्बर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, आपका विकल्प तीसरा सही जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला देखिए, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, श्रीमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों सोनेट एक तरह का छंद है। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम हिंदी में प्रयोग किया था त्रिलोचन शास्त्री ने। अगला देखिए, प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, प्रति परिकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन या जनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। अगला देखिए, आस्था के चरण किसकी निबंधों का संग्रह है दोस्तों, आस्था के चरण। ठीक है, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, वेदनिवास मिश्र या नगेंद्र। तो दोस्तों आस्था के चरण हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है दोस्तों, झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा दोस्तों आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है, अमृत राय, हंसराज रहवर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। ठीक है, तो कौन नहीं है दोस्तों, हंसराज रहवर नहीं होगा, अमृत राय भी हैं दोस्तों, कमल का सिपाही, सॉरी, कलम का सिपाही। ठीक है, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, और यहाँ पे दोस्तों मदन गोपाल कलम का मजदूर। ठीक है, ये आत्मकथाएं हैं प्रेमचंद जी की, सॉरी। ठीक है, अगला देखिए, जमीन पकड़िए काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह और रघुवीर शाही। तो तीसरा ही विकल्प सही है, केदारनाथ सिंह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आत्मजय के रचनाकार कौन है दोस्तों, नागार्जुन, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी या नरेश मेहता। तो कुंवर नारायण आत्मजय के रचनाकार हैं। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का 100 गीत कहा जाता है। बहुत आसान से प्रश्न भी थे 2016 में दोस्तों, परंतु अब जो प्रश्न बनेंगे ये वो थोड़े से टफ बनेंगे। ठीक है, जूही की कली है, तोड़ती पत्थर, सरोज समृति और तुलसीदास। तो सरोज समृति जो उनकी अपनी बेटी थी सरोज। ठीक है, 100 गीत है हिंदी का पहला, और हिंदी का दूसरा 100 गीत किससे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन था 1935 में दोस्तों, ये हुआ था आपका लखनऊ शहर में। इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने।
अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है। ठीक है, यात्री नाम से कविताएं कौन लिखता था? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, के गिरजा कुमार माथुर और केदारनाथ अग्रवाल। तो यात्री नाम से दोस्तों नागार्जुन जी लिखते थे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा टाइम हो जाएगा। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? ठीक है, स्वर्ग की झलक। विकल्प हैं आपके राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अशक और लक्ष्मी नारायण लाल। स्वर्ग की झलक जो ये एकांकी हैं इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अशक। प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से बहुत सारे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? निर्मला जैन, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह और डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, अगला देखिए, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं दोस्तों आपके मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? ठीक है, ये प्रश्न ही गलत था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाता कि किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। यहाँ से देखो तो अकाल और उस अकाल में सारस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। परंतु अगर बात की जाए दोस्तों केदारनाथ सिंह की तो 2013 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, परंतु संपूर्ण रचनाओं के लिए मिलता था या मिलने लगा था 1984 के बाद ही, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही कुछ अटपटा है, गलत प्रश्न, इसको आप मान सकते थे। ठीक है, अगला देखिए, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका विकल्प तीसरा सही है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। दोस्तों 1927 का प्रकाशन वर्ष से पत्रात्मक शैली में लिखा हिंदी का पहला उपन्यास है। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है दोस्तों? माटी की मूर्तें, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा। तो माटी की मूर्तें दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये रेखा चित्र भी आप कह सकते हैं इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की नहीं है? 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती, सुखमय जीवन। ठीक है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था कि इनमें से कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की है, नहीं लगा कि इन्होंने प्रश्न ही अटपटा कर दिया है। ठीक है, तो उनकी कहानी है दोस्तों यही। ठीक है, सुखमय जीवन। ठीक है, एक 11 वर्ष का समय, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक टोकरी भर मिट्टी आपकी माधवराव सप्रे की कहानी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है दोस्तों? संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र, चित्रा मुदगल। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही है, रणेंद्र का ये उपन्यास है। ठीक है, और ये आदिवासी, ठीक है, आदिवासी में वर्ष पर आधारित उपन्यास है। अगला देखिए, हिंदी यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नैमिचंद्र जैन या रांगे राघव। तो कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। अगला देखिए, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है दोस्तों? ठीक है, जमाने में हम इसकी रचना इस आत्मकथा के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन और मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, तो निर्मला जैन है दोस्तों इसके। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम क्या है या कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। हमारे आराध्य, जंगल के जीव, पथ के साथी, पदम पराग। ये 4 हैं दोस्तों विकल्प। विकल्प आपका चौथा ही सही है, पदम पराग, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, पथ के साथी। ठीक है, अगला देखिए, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? अब हमारा शुरू होता है यहाँ से जीके वाली यूनिट। ठीक है, तो जीके वाली यूनिट हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीके वाली यूनिट जो है यहाँ से 20 प्रश्न आपको बने थे। ठीक है, और वर्तमान में जो आपका 2024 की जो परीक्षा होगी दोस्तों, तो यहाँ पे भी जीके बनेंगे आपके। ठीक है, जीके से प्रश्न बनेंगे और प्रश्न आपके जो प्री एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहला एग्ज़ाम जो होगा वहाँ से बनेंगे। तो ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जीके पढ़ना भी ठीक है, पढ़ सकते हैं हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा दोस्तों, पहला प्रश्न है, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, विकल्प है आपके लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा। तो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, कांगड़ा में स्थित है। अगला देखिए, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ठीक है, इमला बिमला घाटी, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला। ठीक है, तो इमला बिमला घाटी जो दोस्तों ये मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है दोस्तों? ठीक है, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? विकल्प है आपके सैंज, मणिकर्ण, बंजार या
नैनगाहर, ठीक है, नैनगाहर कहाँ है दोस्तों, ये मणिकर्ण में, ठीक है, मणिकर्ण में स्थित है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंधलवासिनी देवी की मान्यता है दोस्तों, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे, ठीक है, मेला भी लगता है वहाँ पे, ठीक है। आपके विकल्प हैं डोडरा, कावार, पांगी, सांगला या राजगढ़, ठीक है। तो पांगी में दोस्तों, चंबा जिला के पांगी उपमंडल में, ठीक है। अगला देखिए, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं दोस्तों, ठीक है, केवल महिलाएं ही उस नृत्य में भाग लेती हैं। विकल्प है आपके डांगी, करथी, हरण या कमर, ठीक है। तो आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों, डांगी, जो कि भरमौर, चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता है, ठीक है, कौन सी ऐसी रियासत है जिसे प्राचीन नहीं माना जाएगा, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और सुकेत, ठीक है, ये चार आपके विकल्प थे, ठीक है। तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, सुकेत को नहीं माना जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, ठीक है, कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। विकल्प है दोस्तों आपका मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा, ठीक है। तो महासू जिला सबसे बड़ा होना चाहिए, और है भी दोस्तों, क्योंकि शिमला, ठीक है, किन्नौर इत्यादि जो जिले थे इसमें समाहित थे। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। विकल्प है आपके दोस्तों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और चंबा, ठीक है। विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा दोस्तों, हमीरपुर, ठीक है। अगला देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, ठीक है। ये तब के प्रश्न है दोस्तों, 2016 में पूछे गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, विकल्प है 80%, 85%, 90% या 95%, तो 90% दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता। इस तरह के प्रश्न दोस्तों अभी भी बनेंगे, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले में किस स्थान पर स्थित है या किस स्थान पर है, ठीक है। आपके विकल्प है नेरी, ताल, डिडबी टिक्कर और रैल, ठीक है। तो आपका विकल्प दोस्तों दूसरा से जाएगा, ताल में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान विकल्प है दोस्तों आपका अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से, परित्यक्ता महिलाओं से, ठीक है। तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है ये सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। अगला देखिए, मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने लगभग कितने वर्षों तक अनशन रखा, ठीक है, कितने वर्षों तक अनशन रखा था उन्होंने, ठीक है। विकल्प है 4 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, 12 वर्षों तक या 16 वर्षों तक, ठीक है। तो दोस्तों आपका विकल्प डी सही है यहाँ पे, चौथा, यानी कि 16 वर्षों तक अनशन रखा था, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत में, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे गौ सेवा आयोग जो वो स्थापित किया गया है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम, ठीक है। तो विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पे हरियाणा बी सही हो जाता, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, घंटे से ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। 2016 के रक्षाबंधन के अवसर पर 18 अगस्त को निम्नलिखित में से किसे राजस्थान सीमा पर सैनिकों को राखी बांधने के लिए चुना गया था, अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या सुषमा स्वराज, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रिया पटेल, ठीक है, अनुप्रिया पटेल को। अगला देखिए, मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत किस दिन को बेटी दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया है, तो किस दिन को दोस्तों, विकल्प है 26 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त या 11 अगस्त को दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे चौथा सही है, डी विकल्प से जाएगा 11 अगस्त को, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। अगला देखिए, रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले शरणार्थी दल में कुल कितने खिलाड़ी हैं, 5, 10, 15 या 20। तो दोस्तों विकल्प आपका दूसरा सही है, 10 खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके सम्मान में एक स्टैंप जारी किया है, विकल्प हैं दोस्तों उस्ताद अजमत अली खान, ठीक है, उसके बाद AR रहमान,
MS सुब्बालक्ष्मी और अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों, MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी के सम्मान में दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, कोमागाटामारू घटना। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोमागाटामारू घटना जिसमें लगभग 20 भारतीय कलकत्ता बंदरगाह पर भारतीय ब्रिटिश पुलिस के हाथों मारे गए, किस वर्ष हुई थी। ठीक है, घटना का नाम क्या है, कोमागाटा। ठीक है, कोमागाटामारू। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ये घटना है और इस घटना में इतने भारतीय बंदरगाह पर हाथों मारे गए थे ब्रिटिश पुलिस के हाथों। ठीक है, 20 भारतीय। तो इस कौन से वर्ष ये घटना हुई थी। ठीक है, विकल्प हैं आपके 1910, 1914, 1916 या 1919। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही है, 1914 में। ठीक है, अगला देखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो रूज वहाँ के महान क्रांतिकारी और भूतपूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो के क्या लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं। विकल्प थे आपके दोस्तों, पुत्र, भाई, पौत्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका विकल्प दूसरा सही हो जाता दोस्तों, भाई लिखते थे वो। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिटेन में जून 2016 को हुए जनमत संग्रह में लगभग कितने प्रतिशत वोट यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में पड़े थे। 51.9%, 52.63%, 54.47% और 55.52% दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 51.9%। ठीक है, 51.9%। अगला देखिए, अब हमारी हिंदी से संबंधित ही रचनाएं आने लग पड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते हैं इनको। ठीक है, 20 प्रश्न हमारे बचे हैं और आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है। विकल्प हैं दोस्तों, राजस्थानी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। दोस्तों पंजाबी हिंदी जो है वो नहीं है, क्योंकि पंजाबी अलग तरह से है, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी के अधिक निकट है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली या बघेली। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, बघेली नहीं है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है दोस्तों। ठीक है, कौन सी ध्वनि जो है वो सघोष ध्वनि है, ह, श, स, श। ठीक है, ये 3 स और ह है। ठीक है, तो आपका विकल्प पहला ही सही है। ठीक है, ये सघोष ध्वनि है, ह। ठीक है, अगला देखिए, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ण का स्वरूप क्या है दोस्तों। प्र किस तरह से लिखा जाएगा, प, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से प पूरा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, प और उसके बाद दोस्तों र हलंत युक्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, प भी हलंत युक्त और र भी हलंत युक्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, प हलंत है और र यहाँ पे पूरा है। ठीक है, यहाँ पे प और र इस तरह का। ठीक है, तो दोस्तों आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, प। ठीक है, इसको हलंत युक्त करेंगे और जब यहाँ पे र लिखा जाएगा तो ये र यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या गदाधर भट्ट। ठीक है, तो कौन सा कवि नहीं है दोस्तों आदिकाल से संबंधित, गदाधर भट्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है दोस्तों। विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर या जगनिक। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही है, विद्याधर नहीं होगा। ठीक है, ये रासो ग्रंथकार नहीं है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प है 342, 343 एक, 344, 345। तो राजभाषा का जो दर्जा है वो 343 एक में दिया गया है दोस्तों। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों। गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे आपसे पूछी गई है दोस्तों, तो गरीबी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों। ये आपको लगाना था, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अभट। ठीक है, पाली, प्राकृत, अभट, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट आपका विकल्प चौथा सही है दोस्तों। ठीक है, पाली के बाद दोस्तों प्राकृत आती है, अपभ्रंश और उसके बाद अपहट, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप अभट कहलाया। अगला देखिए, संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है दोस्तों। 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं।
ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही जाता है। यहाँ पे 8वीं अनुसूची का संबंध है। अगला देखिए, उन्नयन में संधि विच्छेद होगा दोस्तों। ठीक है, उन्नयन में संधि विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न आपसे बना था। उत जमा नयन, उत जमा अयन, उत जमा उन जमा नयन है दोस्तों, उत जमा नयन। ठीक है, तो हलंत युक्त भी होना चाहिए, तो पहला विकल्प आपका सही है, उत जमा नयन। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। कथन किसका है दोस्तों ये? ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये। रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज जॉन गिलक्रास्ट है, कामता प्रसाद गुरु और जॉर्ज ग्रेशन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो प्रश्न ये आसान हो जाना चाहिए था आपके लिए, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु की ये परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। का संकेत का दोस्तों, मैंने को पहले भी कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत प्रश्न बनता है HPPSC में। ठीक है, तो सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है दोस्तों ये। अगला देखिए, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है। कथन किस आलोचक का? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है, अगला देखिए, देख लो साकेत नगरी है वही। ठीक है, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार आया है दोस्तों? ठीक है, असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान या विभावना। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों ये। ठीक है, साकेत नगरी कभी स्वर्ग में मिलने जा सकती है क्या? ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, कभी नहीं जा सकती, तो ये अतिशयोक्ति होगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कोई जगह अपनी जगह से नहीं हिल सकती है। ठीक है, मिलने नहीं जा सकती, इंसान जा सकता है। ठीक है, परंतु कोई जगह, कोई स्थान अपने स्थान से नहीं जा सकता है दूसरी जगह पे उठ के। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार कौन होता है दोस्तों? कौन सा अलंकार वहाँ पे होता है दोस्तों? अलंकार पे भी एक वीडियो बनाने की मेरी चाह है। ठीक है, तो अलंकार पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी। ठीक है, कि कौन कौन से वीडियो मुझे आपके लिए बनाने हैं। सबसे पहले तो एक पुरस्कार से संबंधित आपके लिए एक वीडियो। ठीक है, एक पुरस्कार से संबंधित, एक पुरस्कार, और दूसरा अलंकार और छंद। ठीक है, अलंकार और छंद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, मुझे लग रहा है कि बनाने चाहिए। ठीक है, तो 3 वीडियो तो आपके लिए ये मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार कौन सा होता है दोस्तों? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या प्रतीप। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ ही होता है विपरीत, उल्टा। ठीक है, जहाँ पे इस तरह से आए तो आपको प्रतीप अलंकार करना है। प्रतीप का अर्थ आप समझ लीजिए, उसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। ठीक है, अगला देखिए, अवधि का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है दोस्तों? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो मैंने आपको पहले भी कहा, पूर्वी हिंदी से ये विकसित है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, जिसको पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं निकली थी, उपभाषाएं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बोली शोर सैनी अभ्रंश की है? देखिए, शोर सैनी अभ्रंश की कौन सी बोली है? बुंदेली, बघेली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी दोस्तों? बुंदेली हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों? काल निर्धारण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण का दोस्तों। ठीक है, तो काल निर्धारण में जो सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों, वो क्रिया का होता है। ठीक है, किसका होता है? क्रिया का। अगला देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों? एक लिपि पर भी प्रश्न बनाऊंगा कि देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। ठीक है, वर्तमान तक एक वीडियो लिपि देवनागरी लिपि पर भी आ जाएगी। ठीक है, देवनागरी लिपि पर भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक लिपि पर भी बना दूंगा। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे होता है दोस्तों? विकल्प आपके ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि और रोमन लिपि। तो किससे होता है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 100 प्रश्न यहाँ पे खत्म हो रही हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। HPPSC जो आपका PGT का एग्जाम होगा हिंदी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। 2-3 लेक्चर हमने पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको हर रोज़ लेक्चर भी मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।